1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स 1920 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कलकत्ता में बना था और 1924-26 में ये दिल्ली में बना था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। और 1912 में दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाया गया था। यूरोप से भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। खुशनवीसी सुलेखनवी को कैलीग्राफी कहते हैं, किलेबंदी को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 में उसे रंगूर भेजा गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब ने एक फरमान दिया था कि वो टैक्स फ्री ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, केरल के कालीकट तट पर। सौ ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ से एक चार्टर पास करवाया था, जिसके अकॉर्डिंग वो बिन टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे। 1717 में फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि वह निःशुल्क ट्रेड कर सकती है। सबसे पहले 1600 में एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ से चार्टर पास करवाया था। फिर 1717 में फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1756 में काल कोठरी की घटना हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला नवाब था और 1756 में ही अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई थी। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर हमला कर दिया था, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना ओनर था, उनका कब्जा था उस पर। सिराजुद्दौला नवाब ने कासिम बाजार पर हमला कर दिया था। मीर जाफ़र को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बना दिया, फिर उसके बाद मीर कासिम को बनाया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मुगल अवध बंगाल और 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु होगी। और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब उनसे उसको नवाब बनाया था, तो उससे कहा था कि वो 5 लाख कंपनी को टैक्स के तौर पर देंगे। 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी और शाह आलम, शुजाउद्दौला और वर्सेस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। (1765) में उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे। 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। 1761 से 82 में हैदर अली ने मैसूर पर अपना प्रभुत्व कर लिया था। 1782 से 99 में टीपू सुल्तान नवाब बने। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। उन्हें टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। 1767 से 1769 तक, 1780 से 84, 90 से 92 और 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें आंग्ल मतलब कि अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। 1761 में मराठा और
अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। 1782 में सालाबाई संधि हुई थी। 1813 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। 1803 से 1805 में अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। 1817 से 19 में फिर उनका तृतीय युद्ध हुआ था। 1817 से 19 में 1824 में कित्तूर, ये कर्नाटक में है, उसमें वहाँ पे रानी चेन्नम्मा को अरेस्ट कर लिया गया था। 1829 की उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। 1838 से 42 में अफ़गानिस्तान पर कब्जा हुआ। 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने। 1849 में पंजाब पर कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। 1848 से 56 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने विले की नीति शुरू करी थी। इस टाइम पे ब्रिटिश के नियंत्रण में थी उनकी सारी, ब्रिटिश के नियंत्रण में था सारा शासन। 1765 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके पुत्र विरजिस कादिर थे। 1856 में अवध पर नियंत्रण हो गया था कंपनी का। अब ये देखो, इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि ये इधर मैसूर है, यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उन्होंने, जब वो यहाँ केप वुड से आए थे, ब्रिटिश आए थे केप वुड से अपना यहाँ भारत में आए थे, तो उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना यहाँ पे जब वो ब्रिटिश केप वुड से होते हुए भारत आए थे, एक समुद्री मार्ग से आए थे, तो उन्होंने भारत पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना प्रभुत्व जमाया। फिर उन्होंने धीरे धीरे हैदराबाद, मैसूर और यहाँ पे उन्होंने सब जगह अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये रियासतें उन्होंने अपने उसमें कर ली थी। जब विले की नीति 1848-56 में विले की नीति शुरू हुई, तो उन्होंने अपने इन सब जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर में 1852 में, नागपुर में 1853 में और झांसी में 1854 में उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 1799 में बनारस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। बनारस, मद्रास, कलकत्ता, ये देखो मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ पे हैदराबाद, ये मद्रास इस साइड, और उन्होंने यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ बनारस, मैसूर, और यहाँ पे 1799 में अपना प्रभुत्व कर लिया था। और ये इधर 1840 में उन्होंने बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, यहाँ से मैप में देख सकते हो, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, यहाँ पे उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। मैसूर का कुछ पार्ट वायडार राजवंश को दे दिया गया था, उनके अंडर में था। 1772 में दो अदालत हुई थी, दो फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तीन प्रेसिडेंसी होती हैं, बंगाल, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी, और जिसमें क्या, और ये फौजदारी में को मुफ्ती भी कहते हैं। इसमें वही एक नहीं, ये दोनों न्याय व्यवस्था होती हैं। फौजदारी मतलब कि मुफ्ती न्याय व्यवस्था होती है। इसका मुखिया इस दीवानी अदालत का मुखिया तो ब्रिटिश कलेक्टर होता है। और फौजदारी अदालत का, फौजदारी मतलब ये मुफ्ती का, जो ये भी एक न्याय व्यवस्था है। इसका जो न्यायाधीश होता है वो काजी होता है। वो काजी मुस्लिम थे। और क्या कहते हैं, दीवानी अदालत का मुखिया ब्रिटिश कलेक्टर थे, और वही राजस्व इकट्ठा करते थे, जो टैक्स थे वो सब इकट्ठा करते थे। 1775 में NB होल्डेन की अध्यक्षता में
एक संहिता पास हुई जो हिंदू के लिए थी। वॉरेन हेस्टिंग के नेतृत्व में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे उस टाइम। 1778 में मुस्लिम संहिता हुई और 1775 में उसने क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए एक संहिता हुई, जिसमें NB होल्डेट की अध्यक्षता में। और जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे 1778 में मुस्लिम के लिए संहिता हुई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसमें क्या फिर ये कंपनी की सेना को सिपाही कहते हैं, यानी कि सिपाही। और ये इनमें सब में एकरूपता थी, जितने भी जाति धर्म के लोग थे सभी इसके अंदर एक जैसे ही थे, सभी सिपाही थे। क्लास 4 हिस्ट्री चैप्टर 3 और 4। 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया। स्थायी बंदोबस्त वो था जब जमींदार से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। 1822 में महाल व्यवस्था आई, जब मुखिया से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता। मुखिया को महालवाड़ी, ये महालवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें महाल से यानी कि मुखिया से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। मुनरो व्यवस्था, ये इनके जो मुखिया थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। और इसमें कि मुनरो व्यवस्था में क्या था, रैयत द्वारा कर लिया जाता था। रैयत टैक्स लेते थे, इसे रैयतवाड़ी भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत के यानी कि किसानों को रैयत कहा जाता है। जब कोई किसान के अपनी ज़मीन पर खेती करता है तो वो अपना टैक्स देता है, और अंग्रेज उसे अपना लोन वगैरह देना होता है, अगर उनको कुछ चाहिए होता है वो ले लेते हैं, वो दे देते हैं। और जो किसान होते हैं जिनके द्वारा लोन लिया जाता है उनके लिए काम करते हैं, अपनी खेत में काम करते हैं, उनको रैयतवाड़ी कहा जाता है। किसान होते हैं रैयतवाड़ी। मुनरो व्यवस्था। वोड पौधा जो होता है शीतोष्ण कटिबंध में होता है, और नील पौधा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब ये जो हमारा ग्लोब है, यहाँ पे हमारा जो भारत है, यहाँ पे हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। हमारे यहाँ नील के पौधे उगते हैं। और वोड पौधा शीतोष्ण कटिबंध में होता है, जो 66.5 डिग्री 23.5 से 66, और नीचे उत्तर 23.5 से 66 दक्षिण में। यहाँ पे हमारा वो होता है वोड का पौधा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। 1788 में 30%, और 1870 में 1810 या 70, आई एम कंफ्यूज। 90% नील का हिस्सा नील का खेती जो होती थी भारत में होती है। 1788 में 30%, और 1810 में 97% नील की जो खेती होती थी भारत में होती थी। ब्रिटेन द्वारा नील आयात किया जाता था इंडिया से। 1859 में बंगाल के रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। और ये आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी वो होते हैं मुंडा, संथाल, उराव जनजातियाँ। ये भी जो जनजातियाँ होती हैं इन्हें आदिवासी कहते हैं। ये अपने जनजाति मतलब ये ग्रुपिंग बना के रहते हैं, कबीला जैसे जनजाति मतलब कबीला कहते हैं। ये अपना ग्रुपिंग बना कर रहते हैं। दीकू होते हैं जो बाहर के आए लोग होते हैं। 1895 में को भगवान बिरसा मुंडा कहा जाने लगा। 1870 में इनका जन्म हुआ। 1900 में मृत्यु हुई इनकी हजीगण। और ये अन्याय का विरोध करते थे। इन्होंने कानून लागू किया कि अगर कोई भी उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा तो वो कब्जा ना करे, उसके लिए उन्होंने कानून बनाए थे, और ये अन्याय का विरोध करते थे।